अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे पर सस्पेंस बढ़ गया है। तारिक रहमान को 21 से 25 अगस्त के बीच भारत की बायलैटरल विजिट पर आना था। अब इसके बाद तारिक रहमान अगले महीने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने को राजी भी हो गए थे। बात हो चुकी थी। भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री मोदी का पैगाम भी दे दिया था। उनका दिल्ली आने पर यादगार स्वागत भी होगा। लेकिन 2-3 दिनों में ना जाने क्या हुआ कि बांग्लादेश ने तारिक रहमान के दौरे के लिए भारत के सामने नई शर्त रख दी। दौरे पर सस्पेंस की वजह से गंगा वाटर ट्रीटी के भविष्य पर भी अब सवालिया निशान लग गया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक और तारीख बीत गई। भारत ने पूरी तैयारी कर ली थी, स्वागत का पूरा इंतजाम हो गया था, समझौता का एजेंडा भी रेडी था। लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने गच्चा दे दिया। हामी भरकर भी वो भारत के द्विपक्षीय दौरे पर नहीं आए। असल में पहले खबर आई थी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 21 से 25 अगस्त के बीच भारत की बायलैटरल विजिट पर आ सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच एनर्जी कोऑपरेशन और वाटर शेयरिंग से जुड़े अहम समझौते होने थे। खबरें तो ऐसी आई थी कि इस द्विपक्षीय दौरे के बाद तारिक रहमान अगले महीने 12-13 दिसंबर ब्रिक्स समिट में भी शामिल होने को तैयार हो गए हैं। 2 बार उनको निमंत्रण भी जा चुका है, एक तो द्विपक्षीय वार्ता के लिए और एक ये ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भी। ये जो बिम्स्टेक देश हैं, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के, जिसके अध्यक्ष अभी बांग्लादेश है, तो उसमें भी आउटरीच एक शिखर सम्मेलन के साथ होती है, तो उसमें भी उनको बुलाया गया है। अभी तक जो हम तारीख सुन रहे थे कि 20 या 25 अगस्त के बीच में द्विपक्षीय वार्ता में वो आएंगे, फिर बाद में शिखर सम्मेलन में सितंबर में अगले महीने फिर आएंगे। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने तो ढाका में ये तक ऐलान कर दिया था कि जब तारिक रहमान भारत के दौरे पर आएंगे तो उनका ऐसा खैर मकदम होगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इसकी गारंटी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। I fully understand there are issues, but these issues can definitely be sorted out once the Honorable Prime Minister of Bangladesh, who again I say People's Prime Minister, and our Prime Minister Narendra Modi, who is also People's Prime Minister, I have just no doubt. After meeting the Prime Minister here, I went straight to Delhi, and I had a great meeting with our Prime Minister. He just mentioned one thing: we need to meet, and you can tell them on my behalf that you have the Prime Minister of India's assurance that when the Honorable Prime Minister of Bangladesh visits India, he will have such an honorable reception as he deserves, as any such Prime Minister would deserve, and it would be a memorable visit, which would be remembered, and ultimately the benefit will go to people. मगर तय तारीख बीत गई और ना ही तारिक रहमान को भारत आना था, ना वो दिल्ली आए। बायलैटरल विजिट की तो बात छोड़िए, बांग्लादेश ने अब तक ये भी कंफर्म नहीं किया है कि तारिक रहमान अगले महीने दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए भारत आएंगे या नहीं। जब सवाल भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो जवाब ये आया। Rishi, first your question regarding the visit of the Prime Minister of Bangladesh on this particular matter. When I have an update, I will surely share with you. वहीं बांग्लादेश के फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता AKM शाहिदुल करीम ने अपने वजीरे आजम के भारत दौरे के लिए शर्तों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त भी पेश कर दी। Bangladesh and India have been in touch with each other for several weeks on the possibility of a bilateral visit by Honorable Prime Minister Mr. Tariq Rahman to India. However, this process was vitiated by the open press interaction in New Delhi on 5th of August by Sheikh Hasina, who has been convicted by the International Crimes Tribunal
for committing crimes against humanity. We have made our position clear on this matter. We are of the view that a propitious environment needs to be created for this visit. To this end, we have requested the Indian authorities to expeditiously act on our request to extradite Sheikh Hasina and other fugitive criminals, and to hand over Bangladesh the accused killers of Shahid Sharif Usman Hadi in compliance with our bilateral extradition treaty. We are awaiting their response. अपने प्रधानमंत्री के दौरे के लिए शेख हसीना के प्रत्यर्पण का पेंच लगाकर बांग्लादेश ने जता दिया है कि तारिक रहमान अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत के साथ रिश्तों को दांव पर लगाने को तैयार हैं। असल में बांग्लादेश की सरकार तब से बौखलाई हुई है जब से शेख हसीना ने अपनी सरकार के तख्ता पलट के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शेख हसीना का मकसद तो बांग्लादेश में हो रहे सियासी अत्याचार, कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के बढ़ते प्रभाव और अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हो रहे जुल्म को उजागर करना था। लेकिन जब शेख हसीना ने दिल्ली में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की पोल खोल दी तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके समर्थक बौखला गए। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री तारिक रहमान के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। तारिक रहमान पर देश हित से समझौता करने का आरोप लगाने लगे और तारिक रहमान कट्टरपंथियों के आगे झुक गए। भारत के सामने शर्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर दी। जानकारों का मानना है कि 2 साल पहले शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति की चौपड़ पर भारत को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। There's definitely a shift in the India-Bangladesh relations, especially from the Bangladeshi side, because they think that it is a Bangladesh first, and they are going to change the terms and the conditions for the good relation between the two countries. Because we all know that for the last 15 years, India and Bangladesh had a very good relation under Sheikh Hasina. Now, after 2 years of changing the government, there are lots of changes where the Bangladesh government wanted to implement in its bilateral relation. असल में इस साल फरवरी में सत्ता में आने के बाद से ही तारिक रहमान प्रेशर में हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी उनके ऊपर भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने का दबाव डाल रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी तारिक रहमान सरकार से कह रहे हैं कि वो शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण पर अड़ी रहे। शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को भारत से वापस लाने की मांग भी कर रहे हैं। इस साल भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा वाटर ट्रीटी भी लैप्स होने वाली है। बांग्लादेश अब इसी ट्रीटी को नए सिरे से नेगोशिएट करना चाहता है और भारत से गंगा के पानी को लेकर गारंटी चाहता है। सत्ता चलाने का पहले कोई तजुर्बा ना होने की वजह से भारी मैंडेट हासिल करने के बावजूद तारिक रहमान कट्टरपंथियों के एंटी इंडिया एजेंडे के आगे झुकते जा रहे हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद तारिक रहमान ने भारत से अच्छे रिश्तों की ख्वाहिश जताई थी, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए कट्टरपंथी उनकी सरकार पर हावी होते गए। मोटे तौर पे भारत के पड़ोसी देशों में जब भी चुनाव होकर नए राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं तो ऐसी अपेक्षा होती है कि वो पहली विदेश यात्रा भारत की करेंगे और ऐसा अक्सर होता भी है। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही रहा है इतिहास में। पर जिस तरह से माहौल आप देखें अगस्त 2024 से बदला और भारत ने वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में रहने दिया, तो उसके चलते जाहिर है कि बहुत आक्रोश भारत के प्रति बना बांग्लादेश में और जमात इस्लामी ने या नेशनल सिटीजन पार्टी ने उसको खूब उछाला। फिर जब सरकार बनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की, तारिक रहमान बने प्रधानमंत्री, तो उम्मीद हुई कि अब शायद एक चुनी हुई सरकार आई है तो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। उन्होंने शुरू में अपने भाषणों में कहा भी कि वो लोगों को सामने रखकर उनके हित में सारे निर्णय लेंगे और विदेश नीति में लगातार संतुलन बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो उससे और उम्मीद बनी कि शायद रिश्ते जल्द सुधर जाएंगे और इसीलिए उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में भारत ने लोकसभा के अध्यक्ष को भेजा और फिर बाद में हाई कमिश्नर को भी नियुक्त किया हमने। जब भारत की बार बार की दोस्ती की पहल पर तारिक रहमान ने बेरुखी जताई तो अब भारत की तरफ से भी बांग्लादेश के प्रति कड़ा रुख अपनाने का दबाव बढ़ने लगा है।
अब तक भारत में बांग्लादेश से संबंधों को लेकर जो नरमी का रुख था, वो इमोशंस बदल रहे हैं। अब खुलकर बांग्लादेश का दाना पानी बंद करने की मांग उठ रही है। बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी रद्द करने की डिमांड हो रही है और ये मांग खुद नरेंद्र मोदी के अलायंस पार्टनर उठा रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा का कहना है कि बांग्लादेश के साथ 1996 में हुई गंगा वाटर ट्रीटी से दोहरा नुकसान हो रहा है। बाढ़ का प्रकोप है इतना बड़ा, हर एक साल बिहार का लॉस होता है बाढ़ के वजह से, और उसका एक मेन कारण फरक्का बैराज है। सेकंड जो है इस ट्रीटी में था कि हम लीन फेज में, जब बारिश का मौसम नहीं है, 1500 क्यूमेक पानी जो है वो हम देंगे बांग्लादेश को। अब वो पानी जो है जब बिहार में बक्सर में लीन फेज में गंगा इन करता है तो सिर्फ 400 क्यूमेक पानी रहता है। मतलब रेस्ट पानी बिहार का जो अपना इंटरनल रिवर है वो पानी देना पड़ता है, लगभग 73% है। जब ये ट्रीटी हुआ था उस समय बिहार का की जनसंख्या थी 7.5-7.5 करोड़। अभी जो बिहार है, उस समय बिहार झारखंड एक था, लेकिन अभी जो बिहार है उसकी जनसंख्या ये थी, और आज ऑलमोस्ट डबल हो गया बिहार का जनसंख्या, और उसका टर्म ख़त्म दिसंबर में हो रहा है अभी। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि बिहार के में अभी इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ है, इंडस्ट्री के लिए, सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पीने के पानी के लिए, इस चीज़ को फैक्टरिंग करने के बाद इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को बिहार का मानना है। भारत ने 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बैराज बनाया था। इसके बाद पहले 1977 में और फिर 1996 में गंगा नदी के पानी के बंटवारे का समझौता किया था। उस समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच लीन पीरियड यानी जनवरी से मई के बीच गंगा के पानी के बंटवारे का फार्मूला तय हुआ था। यह एग्रीमेंट 11 मार्च से 10 मई के बीच दोनों देशों को 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी देता है। इसमें भारत को 47.68% और बांग्लादेश को 50% पानी देने का प्रावधान है। अगर फरक्का बैराज पर 70,000 क्यूसेक से कम पानी होगा तो दोनों देश आधा आधा पानी बांटेंगे। अगर बैराज पर 70 से 75,000 क्यूसेक पानी है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। बाकी भारत को 75,000 क्यूसेक से अधिक पानी है तो भारत को 40,000 क्यूसेक मिलेगा। बाकी पानी बांग्लादेश को मिलेगा। पानी के बंटवारे का फैसला फरक्का बैराज और बांग्लादेश के हार्डिंग ब्रिज पर पानी के स्तर से होता है। संजय झा ने मांग की है कि भारत बांग्लादेश के साथ ये समझौता खत्म करके नया एग्रीमेंट करे, ऐसा एग्रीमेंट जिससे भारत में किसी को नुकसान ना हो। कि पानी है ही नहीं तो आप बांग्लादेश को दे कहां से रहे हैं पानी? ठीक है, हम बिहार के लोग पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पानी हमारा जो बचा हुआ है, लेकिन भविष्य में हमको खेती करना होगा, शहर बसाना होगा, इंडस्ट्री लगाना होगा, बिजली घर चलाना होगा, तो पानी खत्म हो जाएगा। तो किस आधार पे आप ये बांग्लादेश को पानी दे रहे हैं? और कहा जाता राइपेनियन स्टेट, जो जो नदी के किनारे राज्य हैं सबकी हिस्सेदारी है उसमें होनी चाहिए, तो यूपी दे नहीं रहा है, जो सबसे बड़ा हिस्सा गंगा का वहाँ पे पड़ता है। तो फिर गंगा का पानी में गंगा का है ही नहीं, पानी है कहाँ का? नेपाल से आई हुई नदियों का। तो नेपाल कल के दिन बांध बना ले, नेपाल अपना ऊर्जा उत्पादन करने लगे तो पानी आना इसे भी बंद हो जाएगा, तो फिर बांग्लादेश को पानी कैसे दे सकते हैं? तो ये पूर्णतः जो संधि है 30 साल पुरानी, इसको रद्द कर देना चाहिए। और जो पानी होगा वो जाएगा, एक्सेस पानी होगा जाएगा, लेकिन वो पानी का लेवल मेंटेन करना बिहार की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए इस पूरे समझौते को रद्द करना चाहिए। गंगा वाटर ट्रीटी के साथ साथ शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि तारिक रहमान पर खुद 2004 में शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। उनको देश छोड़कर जाना पड़ा था। हसीना के तख्ता पलट के बाद अदालत से तारिक रहमान बरी हो गए, देश लौट आए, चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बन गए। जब खुद तारिक रहमान अपने ऊपर लगे आरोपों को सियासी बताते हैं तो फिर वो किस मुंह से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं? इसीलिए भारत ने 2 टूक लफ्जों में कह दिया है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात तो बांग्लादेश भूल ही जाए। भारत अपने यहां पनाह लेने वालों के साथ ऐसा दगा नहीं करता। India desires positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh.
based on mutuality of interest and reciprocity. Our position on the press conference by the former Prime Minister needs no repetition. On the issue of extraditions, our consistent position has been, and you are well aware of that these requests are being examined as part of our established processes. भारत को आशंका है कि बांग्लादेश के इस रेडिकल टर्न से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अस्थिरता फैल सकती है, क्योंकि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI फिर से वहां पर हाइपर एक्टिव हो रही है। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और जमात अल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को फिर से बढ़ावा मिलने लगा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। भारत ने भी बांग्लादेश को बता दिया है कि अगर उसकी डिमांड्स की लिस्ट है तो फिर भारत की भी बांग्लादेश की सरकार से कई अपेक्षाएं हैं। There are issues. There is no doubt about it. And like I said, that if issues are not there, then it's not democracy, it's something other than democracy. Whatever the differences, and differences must happen, should happen in any vibrant democracy. Definitely there are concerns, and but this is a partnership of equals. भारत के इस रुख के उलट बांग्लादेश अभी भी अड़ा हुआ है। We reiterate that we will continue to pursue our Bangladesh First policy to promote friendly bilateral relations with other countries, including our neighbors, on the basis of sovereign equality, national dignity, non-interference in each other's internal affairs, and mutual benefit. बांग्लादेश बिजली से लेकर डीजल, पानी और चावल तक कई जरूरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। इसीलिए जानकारों को उम्मीद है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत जैसे देश से पंगा नहीं लेंगे, जिसके साथ हजारों किलोमीटर लंबी सीमा है। Well, the strategic autonomy of Bangladesh will always need India. That India will be its door for any business, for any expansion, for any even international recognition, and also this sovereignty of Bangladesh. So let's remember that India has helped Bangladesh also in gaining its independence. So therefore, Bangladesh has to respect the history between the two countries. And I don't think Bangladesh is seriously going to change its relation with India in a negative way. If it is at all wanted to have a good relation, it has to be a cordial. They should understand the assets and the depth of a good relation with India. Otherwise, it will be very difficult for Bangladesh to stand on its own. अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि तारिक रहमान पाकिस्तान के हाल से सबक लेंगे और ISI के जाल में फंसने की बजाय भारत बांग्लादेश दोस्ती की तारीख को ही आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।